नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। महादेव ऐप स्कैम के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। कोलकाता में मारे गए छापे से खुलासा हुआ है कि हरिशंकर टिब्रेवाल स्टॉक मार्केट के मैनिपुलेशन में भी शामिल थे। इसके लिए वो कुछ लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब वो अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करके जो शेयर प्राइसेस है उसमें अनस्टेबिलिटी ला रहे थे ताकि उसमें उतार चढ़ाव आ जाए। उसके बाद ईडी की जांच से पता चला है कि टिब्रेवाल ने सट्टेबाजी वेबसाइट स्काई एक्सचेंज के लिए भी महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर्स के साथ मिलकर पार्टनरशिप की थी। अब हरिशंकर टिब्रेवाल ने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने की आड़ में गलत तरीके से कमाए पैसों के वैध बनाने, उसके साथ साथ छुपाने के लिए कंपनी के प्रमोटर चुकाने का इस्तेमाल किया। टिब्रेवाल पंप एंड डंप का सहारा ले रहे थे, जिसके तहत पहले शेयरों की कीमत को बढ़ाया जाता था और फिर हाई लेवल पे मुनाफा बनाकर बाहर निकल जाते थे। अब ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है। ईडी की तरफ से इस मामले की जांच के बाद पता चला है कि सूरज चौखानी ने हरिशंकर टिब्रेवाल के सैकड़ों करोड़ों रुपए लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में लगाए थे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 8 मार्च को एक नोटिस इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसके अकॉर्डिंग अगली जो स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी वो 20 मई को शुरू हो जाएगी। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भारत के जो टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है उनसे ज्यादा अच्छे रिस्पांस की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसका कारण जो है वो ये है कि टेलीकॉम कंपनी ने काफी सारा स्पेक्ट्रम जो है वो पिछले साल ही खरीद लिया था। तो कंपनी का जो मेन फोकस रहने वाला है वो ऑलरेडी काम कर रहे स्पेक्ट्रम पे टॉप अप करने का रहेगा, उसकी वर्किंग कंडीशन को स्मूथ करने पे फोकस रहेगा। उम्मीद है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम जो है वो सेल ही हो जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ने स्पेक्ट्रम की जो बेस प्राइसिंग रखी है वो 96.31 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू रखी है। स्टार्टअप की दुनिया में देश की महिलाएं आसमान की बुलंदियों को छू रही है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में देश में करीब 8,000 स्टार्टअप की कमान महिलाओं के हाथ में है। जी हां, हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत टेक इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की हिस्सेदारी 18% ज्यादा है और फंडेड कंपनीज में ये हिस्सेदारी 14% से ज्यादा है। अब तक महिलाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप को 23 अरब डॉलर की बड़ी फंडिंग मिल चुकी है। देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई फंडिंग की हिस्सेदारी पिछले एक दशक में बढ़ी है। इस साल 2020 से 2022 तक देश में कुल स्टार्टअप फंडिंग के 15% ज्यादा है। दुनिया भर के इन्वेस्टर महिलाओं के स्टार्टअप में जमकर पैसा लगा रहे हैं। इस क्षेत्र में 2024 के पहले 2 महीनों में 10 करोड़ डॉलर की फंडिंग देखी गई। वहीं अब तक महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या के मामले में दिल्ली एनसीआर सबसे आगे है। इसके बाद बेंगलुरु और मुंबई है। आज से कुछ महीने पहले ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को गलत तरीके से कंपनी के बोर्ड और सीईओ के पोजीशन से हटा दिया गया था, जिसके बाद अब बीते दिन शुक्रवार को कंपनी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में कंपनी ने बताया कि इंटरनल ऑडिट में पता चला है कि सैम ऑल्टमैन को गलत तरीके से कंपनी से निकाला गया था। इसके अलावा सैम ऑल्टमैन के साथ साथ 3 और लोगों को कंपनी से निकाला गया था। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करें तो आपको बता दें कि सैम ऑल्टमैन के साथ साथ उन सभी की ओपन एआई में वापसी हो गई है और अब सैम ऑल्टमैन दोबारा से कंपनी के सीईओ की पोजीशन को संभालेंगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट फरवरी महीने में 19,186 करोड़ रुपीस के नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, जो कि जनवरी में 18,838 करोड़ रुपीस का था। वहीं ओपन एंडेड इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट 23% बढ़कर 26,865 करोड़ रुपीस पर आ गया है। मार्च 2021 के बाद से लगातार 36वां महीना रहा है जब इक्विटी फंड्स में विड्रॉवल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलावा 49.79 लाख नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन के साथ एसआईपी अकाउंट्स भी 8.20 करोड़ पर आ गए हैं। फरवरी में इंडस्ट्री का नेट AUM 54,54,214 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। वहीं अगर मिड कैप फंड्स की बात करी जाए तो मिड कैप फंड्स में पिछले महीने का इन्वेस्टमेंट 12% गिरा है, लेकिन अभी भी ये 18,008 करोड़ के हेल्दी लेवल पर है। वहीं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट 10% गिरकर 2,922 करोड़ के लेवल पर आ गया है। ईडी ने भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ईडी ने भूषण स्टील की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ओडिशा में लगभग 367 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। ईडी ने अपने एक बयान में बताया कि कंपनी के थ्रू शेल कंपनियां बनाकर इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसा जमा कराया जाता था, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को इजीली एग्जीक्यूट किया जा सके और किसी भी सरकारी कानूनी एजेंसी से बचा जा सके और इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है वो बड़े आसानी से की जा सके। फिलहाल अगर हम बात करें तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए टेम्परेरी बेसिस पर ये सारी संपत्ति को कुर्क कर दिया है।
अगर हम ये कहें कि आने वाले टाइम में स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से पढ़ाया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, तो ये बात जो है वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि हाल ही में देश को पहली AI बेस्ड टीचर मिल गई है। ये एक रोबोटिक टीचर है जिसका नाम इरीश रखा गया है। इसको पहली बार केरल के एक स्कूल में पेश किया गया है। इसको मेकर लैब एजुटेक ने बनाया है। एक्चुअली ये जो AI बेस्ड टीचर को तैयार किया गया है, ये भारत सरकार की अटल टिंकरिंग लैब का ही एक हिस्सा है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एजुकेशन को एंटरटेनिंग वे में इंटरेस्टिंग बनाने का ऑब्जेक्टिव है। ये रोबोटिक टीचर जो अगर हम बात करें, फिलहाल ये 3 भाषाओं में बात कर सकती है और ये स्टूडेंट्स के कठिन से कठिन सवालों का जवाब बड़े आसानी से दे सकती है। लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आते आते लग रहा है कि जैसे हर किसी की मुराद पूरी हो रही है। अब की बार खुशखबरी आई है सरकारी बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए। जल्द ही इन सभी की सैलरी 17% एनुअली बढ़ सकती है। उनकी ये सैलरी नवंबर 2022 से बढ़ेगी। वहीं देश में कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह बैंक कर्मचारियों के लिए भी हफ्ते में 5 दिन काम यानी कि 5 डे वर्किंग की पॉलिसी मंजूर की जा सकती है। इस फैसले से सरकारी बैंकों के करीब 8 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और हफ्ते में 1 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी का फायदा मिलने लगेगा। क्योंकि उनकी सैलरी नवंबर 2022 से बढ़नी है, तो इन कर्मचारियों को जबरदस्त एरियर मिलने की भी उम्मीद है। इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA और बैंक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बीच शुक्रवार को सालाना 17% तक वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बन गई। इससे सरकारी बैंकों पर हर साल करीब 8,285 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जोमैटो की महिला डिलीवरी पार्टनर अब आपको नए अवतार में दिखेंगी। जी हाँ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर जोमैटो ने जोमैटो कुर्ता लॉन्च किया है। कंपनी ने बताया कि कई महिला राइडर्स पिछले कुछ वक्त से टी-शर्ट के बजाय कुर्ता पहनने की मांग कर रही थी। ऐसे में कंपनी ने इन राइडर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुर्ता यूनिफॉर्म के तौर पर लॉन्च किया है। कंपनी ने दावा किया कि टी-शर्ट की तरह ही ये कुर्ता भी बहुत कंफर्टेबल है, जिन्हें वुमेन राइडर्स पहनकर आसानी से डिलीवरी कर सकती है। इस नए ड्रेस की शुरुआत इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर की गई। जोमैटो ने यह भी जानकारी दी है कि महिला राइडर्स को ये पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो अपनी पसंद से टी-शर्ट या कुर्ते में से किसी भी ड्रेस को चुन सकती है। वहीं इससे पहले कंपनी ने 2020 में महिला कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पीरियड लीव देने की भी घोषणा की थी। कंपनी ने इसे पीरियड पॉलिसी नाम दिया था। इसके मुताबिक महिला कर्मचारी को साल में 10 दिन पीरियड लीव मिलती है। मालदीव का भारत के लोगों द्वारा बहिष्कार करने के बाद उसकी हालत खराब हो गई है। अब मालदीव की अकल ठिकाने आने लगी है और उसने भारत से माफी मांगी है। जी हाँ, मालदीव में चीन समर्थक नेता मोहम्मद मोइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई है। इसी बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने दोनों देशों के रिश्तों में आई दरार पर चिंता जाहिर की है और मालदीव के लोगों की तरफ से भारत से माफी भी मांगी है। मौजूदा समय में मोहम्मद नशीद भारत दौरे पर हैं। मोहम्मद नशीद ने कहा कि भारत और मालदीव के बीच आए तनाव ने मालदीव को बहुत प्रभावित किया है। मैं इससे बहुत चिंतित हूँ। हमें खेद है कि ऐसा हुआ। हम चाहते हैं कि भारत के लोग अपनी छुट्टियों पर मालदीव आएं। हमारी मेहमान नवाजी में कोई बदलाव नहीं होगा।